Jai Jagannath. Welcome all to my today's class on entrepreneurship and startup. Today we'll learn part 2 of entrepreneurial psychology, driving forces and characteristics. So let's start. Entrepreneurial driving forces means entrepreneurial प्रेरक शक्तियाँ। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रेरणा देने के लिए क्या क्या शक्तियाँ होती है जो हमको फोर्स करती हैं कि आगे बढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में। सो देयर आर 3 ड्राइविंग फोर्सेस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फर्स्ट, मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। सेकेंड, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। थर्ड, रिसोर्सेस मीन्स संसाधन। मुख्यतः ये 3 चीज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए प्रेरक शक्ति के हिसाब से काम करते हैं। मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेस। जिसमें जो मैनेजमेंट है उसका मतलब है अगर कोई आदमी सोचता है कि उसमें सब काम को करने की स्किल है। देखिए, मैंने उस हिसाब से एक इमेज भी दिया है कि एक आदमी का दिमाग में ये आ रहा है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो उसे बिजनेस में उतरना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी या फिर अवसर। कोई अपॉर्चुनिटी या फिर मार्केट में अगर कोई गैप दिखता है किसी को, वो इमीडिएटली उस गैप के अंदर घुसने की कोशिश करता है और उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उसे भी बिजनेस में आना चाहिए, उसे भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। थर्ड इज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मीन्स संसाधन। तब बिजनेस करने के लिए जो जो संसाधन की ज़रूरत है, मेनली मैन, मशीन, फाइनेंस, ये 3 चीज़ ही मेनली चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। अगर किसी के पास ये 3 चीज़ों की कोई कमी नहीं है, मैन, मशीन एंड फाइनेंस की, तो वो भी बिजनेस में उतरना चाहता है। तो इसमें से हम अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई ड्राइविंग फोर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है तो वो है अपॉर्चुनिटी। तो मेनली एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज़्यादा फोर्स करते हैं, तो उनका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा रहता है अपॉर्चुनिटी के ऊपर, क्योंकि कोई भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहता है बल्कि उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। अभी जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं तो वो लोग कैसे रहते हैं? वो लोग क्या है कि सोचते हैं कि उनका दिमाग में जो प्रोडक्ट का आइडिया है वो आइडिया सबसे बढ़िया आइडिया है और उनको इस आइडिया को लेकर मार्केट में उतरना चाहिए। बट देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। आइडिया को अपॉर्चुनिटी कभी नहीं समझना चाहिए। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि मेरा दिमाग में एक नया चीज़ का आइडिया आया है और उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करके मार्केट में उतर जाना है, यही मार्केट में गैप है और यही अवसर में अगर मैं उतरूँगा तो मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। आइडिया आपका दिमाग का ही सोच है, बट अपॉर्चुनिटी दिमाग का सोच नहीं है। अपॉर्चुनिटी बोलने से मार्केट में कोई पर्टिकुलर गैप है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है मार्केट में, कोई सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, आप कुछ नया करने जा रहे हो, वो है अपॉर्चुनिटी। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में उतरने से पहले। और वो सोचते हैं कि उनका आइडिया सबसे बढ़िया है और उसके ऊपर उनको फट से काम कर देना है। बट इफ़ ही नोज अबाउट अनदर पर्सन एक्टिंग विद द सेम आइडिया, ही थिंक्स इट वॉज स्टोलन फ्रॉम हिम। ये तो भाई गड़बड़ चीज़ हो गई ना। आपका दिमाग में जो आइडिया है हो सकता है वो दूसरे किसी के दिमाग में भी आ सकता है। भगवान ने तो इतना लोगों को बनाया है, तो दिमाग को सबको एक ही दिया है। तो ऐसा नहीं कि आपका दिमाग जैसा सोचता है कि दूसरों का दिमाग वैसा सोचता नहीं होगा, तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो
दूसरे आदमी का दिमाग में भी ये आइडिया आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग में ही यही आइडिया आएगा। बट प्रैक्टिकली एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी एबल टू स्पॉट द अपॉर्चुनिटी। बट प्रैक्टिकली उसको क्या करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर को हमेशा अवसर को पहचानने में सक्षम होने की कैपेसिटी उसके पास रहनी चाहिए। अवसर को पहचानना है, उनको स्पॉट करना है, अवसर को स्पॉट करना है, अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, उसकी कैपेसिटी उनके पास रहनी चाहिए कि कौन सा आइडिया है एंड कौन सा अपॉर्चुनिटी है। उनका दिमाग में रहना चाहिए कि ये भाई मेरा आइडिया है बट दिस इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी। आइडिया का मीन्स अपॉर्चुनिटी कभी नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर का कैपेसिटी क्या होना चाहिए? नीड्स टू एबल द स्पॉट द अपॉर्चुनिटी। अवसर को पहचानने में सक्षम होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। They must also see themselves as having the skill, knowledge, experience to start that business. मीन्स उनको अपने आप को बिजनेस को शुरू करने के लिए कौशल, ज्ञान और अनुभव के रूप में देखना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि बिजनेस दिमाग में आइडिया आया, अपॉर्चुनिटी आया, उसको फ़ायदा उठा के मार्केट में घुसना है, ऐसा नहीं है। अगर कोई आइडिया आया भी है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है भी, तब भी पहले उनको ये देखना चाहिए कि क्या उनके पास वो कैपेसिटी है, वो स्किल्स है, उस लेवल का ज्ञान है उनके पास, या उस लेवल का एक्सपीरियंस है कि बिजनेस वो लोग कर सके। ये चीज़ भी उनको समझना चाहिए, फिर जाके मार्केट में उतरना चाहिए। उसके साथ साथ उनको एक रोल मॉडल चूज करना चाहिए। तो रोल मॉडल कौन हो सकता है? आइदर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर ब्रदर हो सकते हैं, या फिर सिस्टर हो सकते हैं, या फिर रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर अदर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकता है। टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब भी हो सकते हैं रोल मॉडल। तो इनमें से किसी को उनको रोल मॉडल चुनना चाहिए और उन रोल मॉडल को उनको फॉलो करके उनसे सीख लेकर, वो लोगों ने, ये रोल मॉडल ने भी बहुत सारा चीज़ सेक्रीफाइस किया होगा सक्सेसफुल बनने के लिए, तो उनसे वो चीज़ लर्न करके उनको फील्ड में उतरना चाहिए, जिससे उनको कोई भी विकल्प परिस्थिति में भी वो लोग आगे बढ़ सके। और ये जो अदर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, इनको मेनली कैटलिस्ट्स बोल के बोलते हैं। मतलब कैटलिस्ट बोलने से जो लोग मेनली लोगों को इंस्पायर करते हैं, उत्प्रेरक, अगर हिंदी में बोला जाए तो उत्प्रेरक, मतलब कैटलिस्ट एम्प्लॉयर्स। जैसे कि आप ओला के सीईओ है भाविश अग्रवाल, से ओयो के सीईओ है, वो भी सम अग्रवाल ही है। ये लोग क्या नया अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर, मार्केट के गैप का फ़ायदा उठाकर अंदर में गए हैं, बट फिर भी लोग उनको फॉलो करते हैं क्योंकि ये लोग उत्प्रेरक है। लोगों को ये लोग एग्जाम्पल के रूप में आगे दिखा सकते हैं कि ये लोग एक कोई बड़ा फैमिली से नहीं है, एंटरप्रेन्योर फैमिली से नहीं है, एक आम आदमी भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को फॉलो हमको करना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। वो लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। ये तो था एंटरप्रेन्योरियल ड्राइविंग फोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इसमें हम फास्ट पढ़ेंगे आज एजुकेशनल बैकग्राउंड। जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कोई भी वेंचर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में एक सबसे पहला पहलू आता है कि क्या वो वेंचर करने के लिए कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर एक एंटरप्रेन्योर के बारे में अगर देखा जाए तो वैसा कोई खास ज़रूरत नहीं है एजुकेशन के बारे में। बहुत सारे लोग बिना एजुकेशंस के भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, बट मिनिमम कुछ एजुकेशन की आज के ज़माने में ज़रूरत है। तो इसके ऊपर हम डिटेली पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसा कोई फॉर्मल पर्टिकुलर एमबीए करना है, या कोई प्रोफेशनल पीजी डिग्री करना है, या फिर एमएससी करना है, या कुछ बड़ा सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है एंटरप्रेन्योर करने के लिए।
एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन द अपब्रिंगिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एजुकेशनल का ओनली इतना इम्पोर्टेंस है कि एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसको एजुकेशन की ज़रूरत है, बट बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसको बिजनेस को आगे धीरे धीरे लेके जाना है तो उसको मिनिमम कुछ एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी का प्रोफेशनल नॉलेज होगा तो डेफिनेटली उसका प्रोफेशनल एवेन्यूज़ में उसका एक्सपीरियंस होगा, वो उसका थॉट प्रोसेस उस हिसाब से होगा, तो उसको हेल्प करेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बट वो ज़रूरी नहीं है। Then next point is it continues to play a major role in helping entrepreneurs cope with the problems they confront। अगर एजुकेशन होगा तो उनको उसी एजुकेशन के द्वारा उनका जितना नॉलेज होगा उस बेसिस पे वो लोग का सामने अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम को फेस कर पाएगा। Entrepreneurs have cited an educational need in the areas of finance, strategic planning, marketing, particularly distribution and management। अगर कुछ एंटरप्रेन्योर के साथ सर्वे किया गया था तो उस सर्वे में जनरली एंटरप्रेन्योर्स अपने तरफ से बोलते हैं कि हमको एजुकेशन की ज़रूरत है इन एरियाओं में, फाइनेंस के एरियाओं में, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के एरियाओं में, मार्केटिंग पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कस्टमर तक माल को पहुंचाना, एंड मैनेजमेंट। ये चारों चीज़ के ऊपर मेनली मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं कि इस चारों चीज़ के ऊपर में उनको डेफिनेटली नॉलेज की ज़रूरत है। इन चारों चीज़ के बारे में उनको जानना बहुत ज़रूरी पड़ता है कि मैं बिज़नेस करूँगा तो ये चार चीज़ मेरे को जानना चाहिए। ये एंटरप्रेन्योर्स ने अपने एक्सपीरियंस से बताया है सर्वेज में, ठीक है। देन even general education is valuable because it facilitates the integration and accumulation of new knowledge, providing individuals with a larger opportunity set and assists entrepreneurs in adapting to new situations। क्या बोल रहा है कि इवन जनरल एजुकेशन भी उतना ही वैल्यू रखता है, कोई स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। जो मैंने पहला पॉइंट में बोला था कि फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी, तो वही बोल रहा है कि नॉर्मल जनरल एजुकेशन भी वैल्यूएबल रखता है, क्योंकि वही जनरल एजुकेशन उसको आगे का नया कुछ जानने के लिए, नया कुछ ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए उसको हेल्प करता है, जिससे उनको नया कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ वो लोग देख पाते हैं वही जनरल एजुकेशन के चलते, जो कि नया सिचुएशंस में अडप्ट होने की भी ट्रेनिंग देता है। तो ये रहा एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में देखेंगे तो एजुकेशनल बैकग्राउंड को उतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, इसीलिए हम लोग का स्टडी मटेरियल में पहले बिफोर स्टार्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के ऊपर में एक पैराग्राफ दिया गया है समझने के लिए कि एजुकेशनल बैकग्राउंड का उतना बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आदमी लिटरेट नहीं होगा तो आज के ज़माने में एग्जिस्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसको बहुत सारे चीज़, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब समझना पड़ेगा कोई एंटरप्रेन्योर बनने से पहले, ठीक है। तो नॉर्मल एजुकेशन चाहिए बट फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए। सिंपली एक लाइन में अगर समझेंगे, नॉर्मल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, नॉर्मल एजुकेशन, बट फॉर्मल एजुकेशन नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी। नॉट रिक्वायर्ड नहीं बोलूँगा, नॉट नेसेसरी। दिस इज नेसेसरी एंड दिस इज नॉट नेसेसरी। तो अभी हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्या मिनिमम प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स रहना चाहिए। तो हमारे स्टडी मटेरियल में ऐसे 4 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोला गया है, जिसमें पहला है पैशन फॉर बिजनेस। पैशन फॉर बिजनेस मीन्स जो आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है तो उसका बिजनेस में के लिए पैशन रहना चाहिए, उसको उसी को एम में रख के, उसी को लक्ष्य में रख के उसको काम करना चाहिए, उसका पैशन हो जाना चाहिए वो एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों? उसको
उस एंटरप्रेन्योरशिप से प्यार हो जाना है उसको, तभी जाके वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि उसका पैशन होना चाहिए जिस बिजनेस में वो उतरना चाह रहा है उसके लिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट और कस्टमर फोकस। वो जिस बिजनेस में उतर रहा है उसमें जो प्रोडक्ट उसका आउटपुट रहेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका फोकस रहना चाहिए, एंड वो प्रोडक्ट का कस्टमर कौन है उनके ऊपर भी उनका फोकस रहना चाहिए। अगर उसका फोकस प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स के ऊपर नहीं रहेगा तो जिस चीज़ के लिए बिजनेस करने जा रहा है वो उस चीज़ के में आगे नहीं बढ़ पाएगा, और कस्टमर्स के पास नहीं पहुंच पाएगा तो उसको इन्वेस्ट किया गया पैसा उसके पास वापस नहीं आएगा और वो फेल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट एंड कस्टमर फोकस इज ऑल्सो हैव इक्वल इम्पोर्टेंट लाइक पैशन फॉर बिजनेस। देन थर्ड, टेनासिटी डिस्पाइट फेल्योर। दैट मीन्स चाहे कोई भी सिचुएशन आए, फेल्यूर होने से भी कीप ट्राइंग, उसका टेनासिटी नेचर होना चाहिए। वो हमेशा ये सोचना चाहिए कि ठीक है, फेल्योर होने से भी मैं उठूँगा, मैं गिरने से भी उठूँगा और फिर से नया सोच के साथ आगे बढ़ूँगा। तो हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, कभी भी ये नहीं हो रहा है बोल के उसको आधे में नहीं छोड़ना है। ऑलवेज कीप ट्राइंग। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। उसका इंटेलिजेंस लेवल जरूर रहना चाहिए और उस इंटेलिजेंस को वो अपने बिजनेस में अप्लाई करना भी उसको आना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि बिजनेस के लिए पैशन होना चाहिए, और नेक्स्ट है कि कस्टमर एंड प्रोडक्ट के ऊपर उसका फोकस होना चाहिए। दूसरा, हमेशा ट्राई करना चाहिए उसको, अगर फेलियर हो जाए तो रुकना नहीं है, फिर भी आगे बढ़ना है। चौथा, कि उसका इंटेलिजेंस को उसको हमेशा अप्लाई करते रहना चाहिए। ये रहा 4 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आते हैं लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर। अगर कोई एक कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर है उसका लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, उसमें लीडरशिप स्किल्स क्या क्या होना चाहिए। तो जनरली हम लोग का स्टडी मटेरियल में 7 लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है, उसी पे हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला है कि अंडरस्टैंड्स द एनवायरनमेंट। उसका हर परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन में वो उस सिचुएशन का समझने का काबिलियत उसके पास रहना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा है तो वो उस सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा कि उसको क्या करना है कि क्या नहीं करना है बिजनेस में। तो उसका एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की काबिलियत होनी चाहिए। विजनरी एंड फ्लेक्सिबल। उसका वो अपने आप को रिजिड करके लिमिट करके नहीं रखना है, उसको विजनरी होना है, फ्लेक्सिबल होना है। वो अपने गोल के तरफ, लक्ष्य के तरफ उसको बढ़ते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है। और कभी भी कोई भी सिचुएशन आए उसको उस सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होना है। ख़राब सिचुएशन होने से भी उसको आगे बढ़ना है, अच्छा सिचुएशन में तो आगे बढ़ेगा ही आदमी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्रिएट्स मैनेजमेंट ऑप्शंस। हमेशा उसके पास मैनेजमेंट ऑप्शंस रहने चाहिए। ये नहीं कि इस तरीक़ा से मैंने मैनेज कर दिया, आज कल ये सिचुएशन आ गया, नहीं भाई और नहीं होगा, क्विट कर देते हैं, नहीं होगा, वैसा नहीं। उसके पास हमेशा प्लान ए बी सी फॉर एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन रहने चाहिए। मैनेजमेंट ऑप्शन क्रिएट करने की कैपेसिटी उसके पास रहनी ही चाहिए। नेक्स्ट, एनकरेज टीम वर्क। हमेशा टीम के साथ काम करना है। अकेला आदमी कभी सक्सेस नहीं हो सकता, बट एक टीम बहुत जल्दी सक्सेस पा जाती है। तो कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स को पास ये लीडरशिप स्किल हमेशा रहनी चाहिए कि वो टीम को लीड करके टीम के साथ आगे बढ़ना है और काम को जितना जल्दी होगा ख़त्म करना है और अच्छा प्रोडक्ट एंड क्वालिटी कस्टमर्स के पास पहुंचाना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एनकरेजेस ओपन डिस्कशंस। हमेशा ओपन डिस्कशंस के लिए वो अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए। आज आज का डेट में आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जैसे
अभी ओला का आईपीओ आया तो उसका एंटरप्रेन्योर कौन है, भावेश अग्रवाल। वो डायरेक्ट आकर ओपन डिस्कशंस के लिए मीडिया में आता है, प्रेस मीट्स में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो ओपन डिस्कशंस में आएगा तभी जाके वो अपना ब्रांड को प्रमोट कर पाएगा, उसके लोगों का रिक्वायरमेंट समझ पाएगा, कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट समझ पाएगा, कस्टमर्स का रिएक्शन समझ पाएगा, तभी जाके वो अपना आपको प्रूव कर पाएगा कि वो जिस पर्पज़ के लिए मार्केट में उतरा है और एंटरप्रेन्योर बना है वो पर्पज़ उसका फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो हमेशा एंटरप्रेन्योर का लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि एनकरेज करना है उसको ओपन डिस्कशंस के लिए। नेक्स्ट है बिल्ड्स ए कोलिशन ऑफ सपोर्टर्स। हमेशा उसको अब उसको जितनी मालूम जो है कि उनके सपोर्टर्स है उन लोग के साथ उसका संबंध रहना चाहिए, उनका टीम उनके पास हमेशा रहना चाहिए उनके साथ, तभी जाके वो उसका खराब परिस्थिति में भी यही सपोर्टर्स उसको सपोर्ट देते हैं कि मोरल इंक्रीज करते हैं, मोरल बूस्ट करते हैं कि फिर से नया तैयारी के साथ, नए सोच के साथ फिर से आगे बढ़ने के लिए। लास्ट इज परसिस्ट। परसिस्ट मीन्स स्थिरता। वो एक जगह पर स्थिर होकर रहने का कैपेसिटी रहना चाहिए उसके पास। ऐसा नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर डिसीजन ले लिया और डिसीजन लेने के बाद फट से ऐसा कोई सिचुएशन आ गया मैं अगेन मैं बैकफुट हो गया, वो सब नहीं चलेगा। परसिस्ट रहना चाहिए, वो स्थिर रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का सिचुएशन आए स्थिर रह के एक एकत्व भाव के साथ उसको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेड एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल। ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन जिन कैरेक्टर्स, ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये है कि जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से कोई एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हुआ है वो है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एबिलिटी टू फाइंड एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। हमेशा उसका एबिलिटी रहना चाहिए कि वो नया अपॉर्चुनिटी को फाइंड करके एक्सप्लोर करके उसका फ़ायदा उठाना है, कोई भी अवसर को नहीं छोड़ना है, अवसर को हमेशा फ़ायदा उठाना है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस। हमेशा स्वाधीन रहना है, उसको इंडिपेंडेंट रहना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस रहे, कोई टाइप का दबाव रहे, तब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। रिस्क बियरिंग, उसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी जाके रिवार्ड मिलेगा। विदाउट रिस्क नो रिवार्ड। प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस मीन्स परसिवरेंस। परसिवरेंस मीन्स वो स्थिर रहना है, उसका मन स्थिर रहना है, एकत्र रहना है, तभी जाकर वो कुछ कर सकता है। अस्थिर मन में कुछ नहीं हो सकता। पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड में पॉजिटिविटी रहना चाहिए। ना कहने की आदत उसको नहीं रहनी चाहिए, हमेशा हाँ कहने की आदत रहनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आने से भी उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके पोलाइट रहकर परसिवरेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके उसको आगे बढ़ते रहना है। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तो होना ही पड़ेगा, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होकर रिजिड होगा तो डायनामिक अपने आप को बना नहीं पाएगा और हर परिस्थिति में फेल हो जाएगा। नेक्स्ट एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ माइंड। उसका माइंड में एनालिटिकल एबिलिटी जरूर रहनी चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर सिचुएशन का एनालिसिस ही नहीं कर पाएगा तो क्या खाक बिजनेस करेगा। इंटरपर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल उसके पास रहनी ही चाहिए। किस पर्सन के साथ किस तरीके से बात करना है वो स्किल उसके पास जरूर रहनी चाहिए। जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा है तो उसके साथ कैसे बात करना है, जब कोई एम्प्लॉय सामने आता है तो उसके साथ कैसे बात करना है, जब कोई लेबर सामने आता है तो उसके साथ कैसे बात करना है, जब कोई कॉलीग सामने आता है तो उसके साथ कैसे बात करना है, ये सारे स्किल्स उसके पास जरूर रहनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, समय का सही इस्तेमाल करने की शक्ति भी उसके पास रहनी चाहिए, क्वालिटी भी उसके पास रहनी चाहिए। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, जो कम्युनिकेशन स्किल हमने पढ़ा ना उसमें क्या लिखा है
कम्युनिकेशन ऐसे होना चाहिए कि सामने वाला आदमी इन्फ्लुएंस हो सके उससे, वो मना सके सामने वाला आदमी को। अगर वो मना नहीं पाएगा तो उसका काम होगा नहीं। तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, एबिलिटी टू टेक स्ट्रेस, स्ट्रेस लेने की भी कैपेसिटी उसके पास रहनी चाहिए, स्ट्रेस को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी। इनोवेटर, उसका माइंड इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ नया सोचने की हमेशा कोशिश करना चाहिए, तभी जाके वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएगा। फाइटिंग अनसर्टनिटी, कोई भी खराब सिचुएशंस को वो फाइट करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, कोई भी खराब सिचुएशंस को। ओपननेस टू फीडबैक, अगर कोई भी असुविधा होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका फीडबैक लेना है। कभी भी सामने वाले का फीडबैक को लेने के लिए वो अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, उसको फीडबैक लेना ही है, क्योंकि फीडबैक लेगा तभी जाके अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, decision making process is an essential component in an entrepreneurship। so कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे एसेंशियल कंपोनेंट और सबसे रिक्वायर्ड चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है उस एंटरप्रेन्योर का। अगर उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक है तो वो राइट डिसीजन लेगा, या फिर जो भी डिसीजन लेगा उसको राइट करके वो प्रूव कर पाएगा। तो इसको इसीलिए हमेशा एसेंशियल कॉन्सेप्ट के हिसाब से पकड़ा गया है। सो दिस रिक्वायर्स मेनली ए राइट माइंडसेट ऑल्सो। अगर एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ठीक नहीं है तो फिर वो कभी भी डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले सकता। देन व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, निर्णय लेने के क्या क्या पहलू हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। तो पहला क्या है, गोल सेटिंग, मतलब किस चीज़ के लिए वो डिसीजन लेगा एंटरप्रेन्योर। पहला चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट गोल सेटिंग, मतलब लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए कोई भी एंटरप्रेन्योर। आगे उसको बढ़ना है तो उसको पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो उसका लक्ष्य क्या है। जब तक वो अपना गोल डिसाइड नहीं करता है तब तक वो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे नहीं बढ़ सकता। सो सबसे पहला डिसीजन आता है गोल उसका क्या है। दूसरा डिसीजन क्या है कि रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज रिटन फॉर्म में रहना चाहिए जिसको कि सारे स्टेक होल्डर्स फॉलो करेंगे, तभी जाकर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली चलेगा। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग भी उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे। देन थर्ड, मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स मोटिवेशन ऑफ whom, मोटिवेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, मोटिवेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। उसका बिजनेस में जो भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स कौन है, एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं या फिर लोकल एरियाज के पीपल्स रह सकते हैं, लेबर्स रह सकते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो उन सारे स्टेक होल्डर्स जिनको लेकर वो बिजनेस कर रहा है उन सब का मोटिवेशन को कैसे बढ़ा के रखना, कैसे उनको मोटिवेट करके रखना कि वो अपना 100% बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कर पाए, उसके रिगार्डिंग भी इसको एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में का हियरार्की क्या होगा, कौन सीईओ रहेगा, सीईओ के नीचे क्या पोजीशन रहेगा, उसके नीचे क्या पोजीशन रहेगा, कितने मैनेजर्स रहेंगे, कितने जनरल मैनेजर रहेंगे, ये सब चीज़ का भी एंटरप्रेन्योरशिप में डिसीजन लेना पड़ता है। देन लास्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रहेगा इसके बारे में भी उसको डिसीजन लेना चाहिए। दैट इज़ इफ़ द कम्युनिकेशन इज ओपन फॉर ऑल देन वो भी हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन ओपननेस नहीं है तब भी ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है। उसको डिसीजन लेना पड़ेगा क्या उसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन चाहिए कि ओपन कम्युनिकेशन नहीं चाहिए।
तो वो अपना बिजनेस का नेचर में वो डिसाइड करना पड़ेगा उसको। अभी आते हैं हम डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिसीजन मेकर्स क्या क्या है। देन फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल इन थिंकिंग, मीन्स उसका सोच सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल होना चाहिए, उसे टू द पॉइंट सोचना चाहिए। सेकेंड, इनक्वायर अबाउट थिंग्स बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस, मीन्स कोई भी निर्णय पे आने से पहले अच्छे से उसको पूछताछ कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप से डिसीजन लेना है, उसको प्रॉपरली सारे जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है और इंक्वायरी प्रॉपर करने के बाद ही निर्णय पे आना है। देन एनालिटिकल इन थिंकिंग, उसको एनालिटिकल स्किल्स जरूर रहना चाहिए। अगर डिसीजन मेकर एनालिसिस नहीं कर सकता है, हड़बड़ी में डिसीजन ले लेता है, कुछ भी सोच के डिसीजन लेता है, तो वो डिसीजन उसको ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल, मीन्स उसको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डिसीजन लेना है जो लक्ष्य के तरफ उसको मूव कराए, और वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन ले ले और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो। ऐसा डिसीजन ले कि भगवान को मैं धरती पे ला के दिखा दूंगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो डिसीजन ऐसे होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो। देन शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द एरिया फॉर ही नीड्स टू मेक ए डिसीजन। ये बहुत ज़रूरी है। डिसीजन जिस एरिया पे वो लेने जा रहा है उस एरिया के बारे में पहले तो मैंने यहाँ पर बताया था कि प्रॉपर इंक्वायरी उसको करना है। दूसरा, इंक्वायरी करने अगर जा रहा है वो, उसके बाद उसका उस इंक्वायरी से नॉलेज प्रॉपरली हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं होगा और सिर्फ बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया और डिसीजन ले लिया, नहीं। अगर जिस पर्टिकुलर एरिया में वो डिसीजन लेने जा रहा है उस एरिया के ऊपर उसको पूरा 100% ज्ञान जरूर रहना चाहिए, तभी जाके उसका डिसीजन सही रहेगा, नहीं तो डिसीजन गलत हो सकता है। नेक्स्ट इज should take decisions keeping in mind all the aspects such as time, availability of resources and so on. उसको डिसीजन लेने के टाइम पे सारी चीज़ों को अपने डिसीजन में कंसिडर करना है, जैसे कि समय हो गया, टाइम हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो डिसीजन वो लेने जा रहा है उसके लिए जो रिसोर्सेज उसको लगेंगे वो रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी है कि नहीं, इस टाइप का डिफरेंट थिंग से सारे चीज़ों को कंसिडर करके ही उसको डिसीजन लेना चाहिए। देन शुड कंसंट्रेट ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आउटपुट वेदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। उसको इस चीज़ पे ऊपर ही लक्ष्य रखना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर ही उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट आइदर क्वालिटेटिव हो, मतलब अच्छा क्वालिटी का आउटपुट आए, और अच्छा क्वांटिटी में उसका आउटपुट आए। वो जिस भी, सपोज उसको डिसीजन बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ाने की हो, तो उसको प्रोडक्शन, वो जो आइडिया दे रहा है या फिर वो किसी भी चीज़ पे जो डिसीजन ले रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होना चाहिए कि प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़े एंड जो प्रोडक्ट नया बन के आए उसका क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट शुड कंसंट्रेट ऑन हाउ बेस्ट हिज डिसीजन कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ऐसा नहीं कि डिसीजन सिर्फ ले लिया, वो डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन भी वो कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में भी उसको सोचना चाहिए। देन शुड चूज अप्रोप्रिएट मीन्स टू अचीव हिज गोल्स। उसे प्रॉपर मीन्स चूज करना चाहिए जिससे कि वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सके, क्योंकि ऐसा डिसीजन उसको नहीं लेना चाहिए कि जो उसको लक्ष्य से अपना मुंह फेर ले। उसका लक्ष्य, उसका जो विज़न रहता है, जो गोल रहता है, वो गोल से वो जैसे ना छूट जाए। सपोज वो कोई डिसीजन ले रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चला रहा है, उसका वो प्रॉफिट मोटिव में है, उस डिसीजन से उसको लॉस होगा, तो फिर क्या फ़ायदा है वो डिसीजन लेने का। तो क्योंकि उसका तो अल्टीमेट प्रॉफिट मोटिव है, उसका प्रॉफिट ही उसका गोल है और प्रॉफिट उसको नहीं मिल रहा है। तो गोल ओरिएंटेड डिसीजन होने चाहिए।
नेक्स्ट आते हैं हम वेज बाय विच एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू डेवलप देमसेल्व्स। एंटरप्रेन्योर को कैसे अपने आप को डेवलप करते रहना है, तभी जाके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला उसमें क्या पॉइंट आता है, डू नॉट लीव देयर लर्निंग कैपेबिलिटीज टू चांस। मतलब हमेशा कंटिन्यूसली उनका लर्निंग करना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग। ऐसा नहीं कि हाँ चांस मिलेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योरशिप आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा उस बिज़नेस के लाइन पे लर्निंग करते रहना है। लर्निंग नहीं करेंगे तो बिज़नेस हाथ से कभी भी छूट सकता है, कंपटीटर कभी भी आगे बढ़ सकता है। तो लर्निंग को बाय चांस पे मत छोड़े और रेगुलर लर्निंग करते रहें। नेक्स्ट है रीच आउट टू मेंटर्स, एडवाइजर्स, को फाउंडर्स, एक्टिवली सीक गुड एक्सपीरियंस। मतलब वो क्या बोल रहा है, इन लोगों के साथ घुला मिला कीजिए, हमेशा उनके साथ मिलिए। किससे ना, मेंटर्स, एडवाइजर्स, जो भी आपके एडवाइजर्स है, को फाउंडर्स, जो भी आपके बिजनेस का फाउंडिंग में आपका हेल्प किया, इन लोगों के एडवाइस हमेशा लेते रहिए। इन लोगों से हमेशा मिलाजुली रखना चाहिए, तभी जाके उनके एक्सपीरियंस का भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। हमेशा उनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप विल चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको अपना एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप को चेंज अगर करने की ज़रूरत है तो करते रहना चाहिए। हमेशा लीडरशिप को स्टैग्नेट नहीं छोड़ना है। अगर लीडरशिप को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, तो लीडरशिप ज़रूर चेंज करना चाहिए। सी एंड एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज़। हमेशा ध्यान रखना है कि कब हमको मौका मिले, और जैसे ही मौका आता है उसको इमीडिएटली ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है। कंस्टेंटली एक्सपेरिमेंट टू रिफाइन देयर बिजनेस मॉडल्स। अपना बिजनेस का जो मॉडल बनाया गया है, जो मॉडल्स है बिजनेस का, उस मॉडल को हमेशा रिफाइन करते रहना चाहिए। हम उसको हमेशा स्टडी करते रहना चाहिए, क्योंकि मॉडल बनाने वाला तो इंसान है, भगवान तो नहीं है कि जिस हमेशा परफेक्ट ही बनेगा। उसमें फ्लॉज हो सकता है। हर समय पर अगर आप उसको देखते रहेंगे तो फिर वो फ्लॉज आप निकाल सकते हैं। Ensure that their business get noticed in marketplace। हमेशा इसके ऊपर भी ध्यान रहना है कि ब्रांड इमेज क्रिएट करते रहना है। मीन्स वो अगर अपना बिजनेस का ब्रांड मार्केट में क्रिएट नहीं कर पाया तो फिर बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। ब्रांड का भी वैल्यूएशन है। अगर आप नॉर्मल पैंट शर्ट्स खरीदने जाते हैं कोई भी दुकान में, आपको जिस रेट में मिलता है, अगर ब्रांडेड खरीदने जाते हो, क्वालिटी में खास कुछ चेंज नहीं है, बट वो उसका दाम उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा रहता है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू। सो बिजनेस में ब्रांड क्रिएट करने का बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमेशा अपना बिजनेस को नोटिस में लाइए, मार्केट में पहचान उसका बनाइए, तभी जाके आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। सो दीज आर द वेज बाय व्हिच एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू डेवलप देमसेल्व्स। नेक्स्ट आता है एक केस स्टडी। अभी हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे जो हमारा स्टडी मटेरियल में दिया गया है। दिस केस इज ऑफ ए ब्रेव गुजराती पर्सन। ब्रेव गुजराती, ब्रेव मीन्स क्या, जो कि साहसी है। एक गुजराती आदमी जो कि बहुत साहसी है। तो क्या किया उसने, ये पढ़ते हैं। ये ब्रेव गुजराती जो है वो बैचलर ऑफ केमिस्ट्री एंड लैब टेक्नीशियन है। उसने क्या, गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा था, फिर उसने गवर्नमेंट का नौकरी छोड़ दिया। छोड़ के अपना एक वन मैन कंपनी 1969 में उसने स्टार्ट किया, वन मैन कंपनी। और वहाँ पर उसने क्या प्रोड्यूस किया ना, उसने मैन्युफैक्चर किया डिटर्जेंट पाउडर इन हाउस ही उसने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया खुद। उसके बाद वही डिटर्जेंट पाउडर को वो डोर टू डोर सेल करने के लिए निकला। ब्रांडेड इट एज
Nirma based on the name of his daughter Nirupama. Took the challenge and entered the detergent powder market with quality and low price. देख, इसमें हमको ये समझना है, देखो एक नया आदमी जब कि मार्केट में उतरा डिटर्जेंट पाउडर लेकर, जब उस टाइम में वो उतरा जबकि मार्केट में बहुत अच्छे क्वालिटी के डिटर्जेंट पाउडर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। उसने वो रिस्क लिया और मार्केट में उतरा, चैलेंज लिया, और आज आपको पता है क्या है उसका रिजल्ट। ही इज मिस्टर करसन भाई। दिस ब्रेव गुजराती इज मिस्टर करसन भाई। सस्टेन इन द मार्केट अलॉन्ग विथ मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर, ए मार्केट जियांट। उस समय तो हिंदुस्तान लीवर बहुत बड़ा कंपनी हुआ करता था, आज भी है आज, बट निरमा भी बहुत बढ़ चुका है, बट उस टाइम में वो भी बहुत बड़ा था। उसी टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर्स को टक्कर देने की हिम्मत किसको आई? इस ब्रेव गुजराती मिस्टर करसन भाई को, और उसने मार्केट को क्रैक किया और डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में घुसा, और आज वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। सो यहाँ पर मिस्टर करसन भाई ने क्या किया? उसने यही रिस्क लिया और राइट डिसीजन लिया। राइट डिसीजन लेकर प्रॉपर टाइम का फ़ायदा उठाया, जबकि उस टाइम में जिस रेट पे डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में मिल रहे थे, निरमा बहुत सस्ता रेट में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ का भी उसने फ़ायदा उठाया कि मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है, इतना रेट की ज़रूरत नहीं है डिटर्जेंट पाउडर, उसका भी फ़ायदा उठाकर निरमा ने इंट्रोड्यूस हुआ। तो दिस इज ए केस ऑफ ब्रेव गुजराती। अभी हम आते हैं स्टेप्स ऑफ द लैडर द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैज़ टू असेंड। ये स्टेप्स स्टडी मटेरियल्स में हम लोग का दिया हुआ है, आप बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, उसमें कुछ बड़ा ये चीज़ नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज एनालाइज योर सेल्फ एंड योर ऑब्जेक्टिव। पहले तो अपने आप को समझिए, अपना लक्ष्य को समझिए, पहला स्टेप। दूसरा है डेट विथ योर सेल्फ फॉर न्यू आइडियाज़। मतलब फिर अपने आप को पहले समझने के बाद, अपने लक्ष्य को समझने के बाद, नया आइडियाज़ आपके पास जो है उसको समझिए। देन कंसल्ट पब्लिकेशन एंड एजेंसीज, डिफरेंट पब्लिकेशन एजेंसी के साथ कंसल्ट कीजिए। देन फोर्थ स्टेप इज डिस्कस विथ ऑल अराउंड यू एंड विथ सीसी एंड डीआई ऑफिस। मतलब सीसी डीआई ऑफिस मतलब स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट करके गवर्नमेंट का ऑफिस है, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बोल के भी गवर्नमेंट का ऑफिस है, जो कि एमएसएमई स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ लोकल एरियाज़ को हेल्प करते हैं। तो उनके साथ आप अपना जो आइडिया है वो आइडियाज़ को डिस्कस कीजिए। डेट विथ योर सेल्फ फॉर ए डिसीजन, डिसीजन लीजिए अभी कि क्या करना है। चूज़ अलाइन, मतलब जो डिसीजन आप लिया उसी डिसीजन पे आप अलाइन होके चलिए। डिसाइड वेदर टू परचेज ए गोइंग कंसर्न और टू स्टार्ट ए न्यू वन। अभी आप जो आइडिया आपके दिमाग में आया है उसको आप डायरेक्ट एक बिजनेस, एक बनी बुनाया बिजनेस है उसको खरीद के उस पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप खुद ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। देन ऑफ्टन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम सीसी और एल्सवेयर और प्रिपेयर इट योरसेल्फ। सीसी से आप पहले कांटेक्ट किए थे, अभी सीसी से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको आता है तो आप खुद बना लीजिए अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देन डिसाइड ऑन लोकेशन एंड साइट, किस लोकेशन या किस साइट पे आप अपना इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो डिसाइड कीजिए। देन अरेंज द वर्क सेट विथ फैसिलिटीज़ प्रिफरेबली ऑन रेंट। मतलब वो यहाँ पर इस स्टेप में हम बोलना चाह रहे हैं कि एक्चुअली आप अपना जो वर्क सेट है वो आप खुद बनाना चाहते हैं या फिर रेंट पे लेना चाहिए। प्रिफरेबली वो बोलता है पहले आप रेंट पे सारे फैसिलिटीज़ के साथ ही ले लेना अच्छा है, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है आज का डेट में, आप न्यू एंटरप्रेन्योर है, न्यू स्टार्टअप है, इसलिए रेंटेड पे जहाँ पर सारे फैसिलिटीज़ हो वो वैसा प्रीमिजेस ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा है।
मेक श्योर व्हाट लॉज विल पर्टिकुलरली अफेक्ट यू। ये तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, लर्निंग। आपका बिजनेस के लिए क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है उसके ऊपर लर्निंग कर लीजिए, तभी जाके आप आगे बढ़ना, नहीं तो फंस जाओगे आगे जाकर। obtain clearance from central, state and local authorities and SSI रजिस्ट्रेशन। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस में वहाँ पर आप अपना बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कीजिए, और बाकी का जितना भी क्लियरेंस वगैरह लेना है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी से, वो ले लीजिए। आजकल तो सिंगल विंडो हो गया, एक ही विंडो पे जाना है, सारा चीज़ हो जाता है। तो इतना इतना आपको दिक्कत नहीं होगा कोई बिज़नेस रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट, प्लान फाइनेंस। अभी तो सारा चीज़ आप डिसाइड हो गया, क्या करना हो गया, उसके बाद अभी चाहिए पैसे। पैसा आने से ही तो आप इन्वेस्ट करोगे, तो पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उसके बारे में प्लानिंग बनाइए। देन प्लान सोर्सेस ऑफ मशीनरी। अभी जो आप बिज़नेस करने जा रहे हैं उसमें जो मशीनरी लगेगा, वो मशीनरी आप कहाँ से खरीदोगे, वो डिसाइड करो। नेक्स्ट, प्लान प्लेस ऑर्डर ऑफ फॉर मशीनरी प्रिफरेबली ऑन हायर परचेज। देन मशीनरी को आप परचेज करो, प्रिफरेबली वो बोल रहा है कि हायर परचेज पे ले लो। हायर परचेज बोलने से एक साथ पैसा देने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे देना, EMI पे देना। क्योंकि आप नया बिजनेस से स्टार्टअप है ना, आप एक साथ सारा पैसा मत लगा लो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी आगे ज़रूरत पड़ेगा आपको। हो अप्लाई फॉर मटेरियल्स इफ़ इम्पोर्टेड और कंट्रोल्ड। अगर आप इम्पोर्टेड मटेरियल्स यूज करने जा रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई कीजिए। प्लान बाइंग, आप परचेजेस का प्लान कीजिए, रॉ मटेरियल वगैरह आप परचेज करेंगे। देन इंस्टॉल द मशीनरी, जो मशीनरी परचेज करके लाए हैं उसको इंस्टॉल कीजिए। देन प्रोक्योर द रॉ मटेरियल्स। देन नेक्स्ट, रिक्रूट पर्सनल। आदमी आपको जितना चाहिए उन लोगों को रिक्रूट कीजिए। फिर जो आप मशीन लाए हैं, जो आदमी रिक्रूट किए, जो रॉ मटेरियल लाए, उसको सब यूज़ करके ट्रायल रन लीजिए, आपका प्रोडक्शन लाइन पे ट्रायल रन लीजिए। देन ट्रायल रन लेने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट ओके है, देन डिसाइड कीजिए कि उसका प्राइसिंग क्या रखना है। ऑर्गेनाइज मार्केटिंग, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट आया उसको मार्केटिंग करना है। देन प्लान आउट रिकॉर्ड कीपिंग। अभी जब आपने प्रोड्यूस कर दिया और मार्केटिंग कर दिया, तो अभी सेल परचेज का ये सब रिकॉर्ड हिसाब तो रखना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिठाओ। देन स्टार्ट प्रोड्यूस, नॉर्मल प्रोडक्शन स्टार्ट करो। पहले तो आप ट्रायल रन दिए थे, अभी नॉर्मल प्रोडक्शन स्टार्ट करो। नॉर्मल प्रोडक्शन स्टार्ट करो, फिर नॉर्मल सेल स्टार्ट करो। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, कीप अप टू डेट। हमेशा, अभी जैसे प्रोडक्शन सेल तो स्टार्ट हो गया, बट ऐसा नहीं कि हमेशा नॉर्मल चलता रहेगा। कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकता है, ख़राब सिचुएशन भी आता है, इसलिए अपने आप को अप टू डेट रखना है मार्केट के ऊपर या फिर प्रोडक्शन लाइन के ऊपर। हर जगह पर आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है। प्लॉ बैक प्रॉफिट्स लेते रहिए, कमाते रहिए, पैसा कमाते रहिए। देन डाइवर्सिफिकेशन, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप डाइवर्सिफाई भी हो सकते हैं आगे जाकर। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्शन लाइन चला रहे और वो प्रोडक्ट में कभी लॉस आ गया तो आप बिजनेस बंद हो जाए, तो अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ को भी इंट्रोड्यूस करते रहिए समय समय पर। कम्पीट विथ अदर मतलब आपके जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा तो साइड में कंपटीटर्स अपने आप तैयार होने लगेंगे, तो वो कंपटीशन को भी आपको सस्टेन करके आगे बढ़ना है। और ग्रो विगर, नेक्स्ट स्टेप। अभी आप कंपटीशन के साथ जब आप चल रहे हैं तभी आपको बड़ा भी होना पड़ेगा उनसे, तभी जाकर आप बड़ा होंगे, तो ग्रो विगर। देन एंसिलरी डेवलपमेंट, दिस इज़ द लास्ट स्टेप। मीन्स अभी आप तो बिज़नेस तो बड़ा हो गया, सब हो गया, अभी धीरे धीरे बाकी भी छोटे मोटे डेवलपमेंट जितना है वो साइड बाय साइड करते रहना है, जीवन भर करते रहना है, तभी जाके आप एक बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हो, उसको गोइंग कंसर्न जैसा चला सकते हैं। एडवर्सिटी क्वेश्चन टू एन एंटरप्रेन्योर। एडवर्सिटी क्वेश्चन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर को समझने से पहले हमें ये समझना है कि एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या है। एडवर्सिटी क्वेश्चन
या फिर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में AQ बोल सकते हैं, जैसे IQ करके एक टर्मिनोलॉजी है ना, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, वैसे एडवर्सिटी क्वोशेंट इज ऑल्सो ए टर्मिनोलॉजी। तो AQ एक स्केल है जिसमें वैज्ञानिकों के समूह द्वारा यह विश्लेषण किया जाता है कि जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के दौरान कोई व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया करता है या कैसे व्यवहार करता है। अगर लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आता है तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई भी इंडिविजुअल्स का रिस्पॉन्स कैसे रहता है, उसको मापने का जो मापदंड बनाया गया है, जो स्केल बनाया गया है, उसको हम एडवर्सिटी क्वोशेंट बोलते हैं। जनरली हम लोग हमेशा IQ के बारे में सुने हैं कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट जिसको बोलते हैं, कि एक किसी भी इंसान में या किसी भी इंडिविजुअल का IQ बहुत अच्छा होने से वो लाइफ में सक्सेस होता है। बट सिर्फ IQ नहीं, आज का डेट में और एक टर्मिनोलॉजी आ गया AQ, एडवर्सिटी क्वोशेंट। मतलब अगर कोई इंसान का IQ अच्छा होने से भी अगर वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, दैट मीन्स उसका AQ अच्छा नहीं है। अगर उसका AQ अच्छा नहीं है तब वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएगी ही। हमेशा दिन नहीं रहता है, रात तो होती ही है। तो जैसे दिन में हम एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, वैसे भी रात का सिचुएशन को भी हमें फेस करके आगे बढ़ना है। नहीं कि रात आ गया बोल के ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो वो चीज़, वो सिचुएशन को फेस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए एडवर्सिटी क्वोशेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। जितने प्रॉब्लम्स आएंगे उतने वो आगे बढ़ेंगे। तो एडवर्सिटी क्वोशेंट टू एन एंटरप्रेन्योर हैज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सो अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर हमारा स्टडी मटेरियल में क्या लिखा गया कि एंटरप्रेन्योर का एडवर्सिटी क्वोशेंट क्या है। The ability to manage sufferings or difficulty into an opportunity। अगर एंटरप्रेन्योर का लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी या सफरिंग आता है तो उसको वो कैसे मैनेज करता है, वो चीज़ है एंटरप्रेन्योर का एडवर्सिटी क्वोशेंट। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन वेदर ए पर्सन कैन एक्सीड एक्सपेक्टेशन और इवन फेल। खराब सिचुएशन में वो एंटरप्रेन्योर अपना एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ पाता है या फिर फेलोर होके पीछे आ जाता है, ये भी AQ बताता है हमको। देन AQ कैन प्रेडिक्ट हाउ ए पर्सन बिहेव्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। खराब सिचुएशन में उसका रिस्पॉन्स कैसे रहता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो भी हमें AQ बताता है। तो जनरली AQ इज बेस्ड ऑन 3 अप्रोचेस। एडवर्सिटी क्वोशेंट 3 अप्रोचेस पर बेस करता है, मतलब 3 दृष्टिकोण पर ये आधारित है। 3 दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, या फिर हम इसको हिंदी में अगर समझेंगे तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है क्या? कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है कि दिस इज़ नोन एज ऑल्सो ए ब्रेन साइंस। दिस इज़ कॉल्ड ए ब्रेन साइंस, दैट इज स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। इंसान का ब्रेन, उसका मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, उसका जो स्टडी है उसको हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलते हैं। दिस कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑल्सो एग्जामिन्स हाउ पीपल थिंक, हाउ पीपल लर्न, हाउ पीपल रिमेंबर, हाउ पीपल एग्जामाइन, हाउ पीपल परसीव इवेंट्स एंड मेक डिसीजंस। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमारा क्या क्या आ गया कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, मतलब लर्न करते हैं,
कैसे हम याद रखते हैं, कैसे हम डिसीजन लेते हैं, ये सब चीज़ इसमें आ जाता है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब है कि ये स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन ब्रेन्स वर्क्स। एडवर्सिटी क्वेश्चन में तो सबसे इम्पोर्टेंट वही हो गया ना कि ब्रेन कैसे हमारा काम कर रहा है। अगर एडवर्स सिचुएशन में अगर प्रतिकूलात्मक सिचुएशन में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो हमारा ब्रेन के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। अगर आप ख़राब सिचुएशन आ गया और ब्रेन ने बोला भाई कर दे भाई तू सुसाइड, तो ये किसका, ब्रेन का ही तो है वर्क। तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी से पता चल सकता है। ये हुआ एक पॉइंट, मैंने 3 बोला है ना, 3 अप्रोचेस है। सेकेंड अप्रोच क्या है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। सेकेंड अप्रोच क्या है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या है, इसको हम हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में उसको बोलते हैं मनोतांत्रिक प्रतिरक्षा विज्ञान। मनोतांत्रिक प्रतिरक्षा विज्ञान means this is the study of interaction between mind and our nervous system and our immune system। हमारा जो ब्रेन है ना वो हमारा नर्वस सिस्टम एंड हमारा इम्यून सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं मनोतांत्रिक प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो इससे भी पता चलता है कि आदमी का EQ कैसा है। देन थर्ड पॉइंट इज न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी को हम हिंदी में समझेंगे तो इसको स्नायु विज्ञान बोलते हैं। मतलब दिस इज स्टडी ऑफ आवर नर्वस सिस्टम फंक्शन। दिस इज स्टडी ऑफ आवर नर्वस सिस्टम फंक्शन, नॉट आर्किटेक्चर। हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है उसका स्टडी है न्यूरोफिजियोलॉजी। नर्वस सिस्टम कैसे फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ गया है वो नहीं है, कैसे वो काम करता है उसका स्टडी। तो 3 हमारा दृष्टिकोण है, 3 दृष्टिकोण पर ही हमारा एडवर्सिटी क्वेश्चन आधारित है। पहला याद रखना है कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो कि ब्रेन साइंस है। दूसरा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो कि क्या है ना, यही जो ब्रेन है वो ब्रेन कैसे हमारा इम्यून सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है उसका स्टडी है। तीसरा है न्यूरोफिजियोलॉजी जो कि है कि हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शन कैसा है वो। तो ये 3 दृष्टिकोण पर ही हमारा ये EQ आधारित है। किसी भी इंसान का 3 चीज़ें देखना पड़ता है EQ के लिए। उसके बाद क्या बोला गया कि EQ हैज 4 कोर डायमेंशंस। स्लॉट्स करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये डिफाइन किया है 4 कोर डायमेंशंस एडवर्सिटी क्वेश्चन का है। मतलब 4 कोर आयाम, एडवर्सिटी क्वेश्चन के 4 कोर आयाम से। पहला वाला क्या है, पहले एक बार इसको मिटा देते हैं। पहला वाला क्या है, कोर डायमेंशन कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, पहले कि द एबिलिटी टू फील कैपेबल ऑफ फेसिंग ऑब्स्टेकल्स। एक इंसान का कोई भी खराब सिचुएशन आया तो उस खराब सिचुएशन में उसका कितना कैपेबिलिटी है कि उस सिचुएशन को वो फेस कर सके, वो है हमारा कंट्रोल। मतलब अपने आप को खराब सिचुएशन में भी कंट्रोल रखना, मतलब पॉजिटिव रखना, इन्फ्लुएंस करना अपने आप को कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम फेस कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ एडवर्सिटी क्वेश्चन, दैट इज कंट्रोल। ये डॉक्टर स्लॉट्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। देन सेकेंड इज ऑरिजिन एंड ओनरशिप। ऑरिजिन एंड ओनरशिप क्या है, द एबिलिटी टू एक्नॉलेज एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉब्लम्स।
द एबिलिटी टू एक्नॉलेज एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉब्लम, मतलब अगर जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आया या हमारे सामने आया, बिजनेस में आया या फिर कॉमन मैन के जीवन में आया, तो उसका ओनरशिप अपने पास रखना चाहिए, ना कि किसी को शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो हमें उसको ओन करना है। यस, अगर प्रॉब्लम आया है तो ये मेरा ही कोई काम के वजह से प्रॉब्लम, मैं तैयार नहीं था इसीलिए ये प्रॉब्लम मेरे पास आ गया। अगर मैं तैयार होता तो ये प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आता। तो दिस इज़ द सेकेंड, origin and ownership. Then third core dimension क्या है? Reach, the ability to limit the problem faced, मतलब मैं कितना तक ये प्रॉब्लम को झेल सकता हूँ, कितना तक इसको मैं लेके जा सकता हूँ, कितना तक मेरा रिच है, वो है रिच। द एबिलिटी टू लिमिट द प्रॉब्लम फेस, एक लेवल में मेरे को ये प्रॉब्लम को रोकना पड़ेगा। हमेशा नहीं कि मैं सामने खड़ा, तूफान आ रहा है और मैं शक्तिमान हूँ और सामने खड़ा हूँ, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। मुझे उस तूफान को फेस करना है इनिशियल स्टेज पे, आगे जाकर उसको मुकाबला करने के लिए मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हो जाऊंगा और तूफान भाग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उस हमको लिमिट करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। देन फोर्थ इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स धैर्य, द स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑब्स्टकल्स, द स्ट्रेंथ टू overcome the obstacles, that is the length of time to allow to survive the problem। कितना समय तक मैं वो प्रॉब्लम को अलाउ करूँगा कि मेरे सामने रहे, कितना देर तक मैं वो धैर्य मेरे पास है कि मैं उस प्रॉब्लम को अलाउ करूँ कि मेरे सामने रहे। तो ये मेरे 4 डायमेंशन से, 4 कोर डायमेंशन से एडवर्सिटी क्वेश्चन में, तो ये 4 कोर डायमेंशंस के ऊपर ही एडवर्सिटी क्वेश्चन डिपेंडेंट है। अभी हमारा आता है नेक्स्ट सेगमेंट में कि 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस दैट पीपल टेक इन लाइफ। जनरली अभी तक तो हम पढ़ लिए कि AQ क्या है। अभी हम पढ़ेंगे कि इंसान के जीवन में 3 प्रकार के समय आते हैं, 3 टाइप के इंसान आप जनरली मिलेंगे अगर आप लाइफ में देखेंगे तो। आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये पिक्चर एक एग्जाम्पल है कि एक पहाड़ है और पहाड़ को क्लाइंब करके जाना है, पूरा चोटी तक जाना है। ये पहाड़ है ना, यहाँ पर ऐसे चढ़ के जाना है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप के इंसान हैं। पहला क्या इंसान है कि उनको क्यूटर्स बोलते हैं व अबंडनर्स बोलते हैं। वो लोग क्या है कि पहाड़ देखेंगे, ये भाई इतना बड़ा पहाड़ है, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, तो पहले से ही क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। पहले से ही क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। तो पहले टाइप के इंसान कौन है कि जो क्विटर्स है, दैट मीन्स एस्केप हो जाते हैं, प्रॉब्लम देखे ही नहीं, पहले से ही बोलते हैं नहीं भाई मैं तो फेस नहीं कर सकता, मैं एस्केप हो गया। तो उनका AQ क्या हुआ, बहुत लो है। वो लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम फेस करने की क्षमता ही नहीं है। दूसरे टाइप के पर्सन्स क्या है, उनको बोलते हैं कैंपर्स, मतलब उन्होंने यहाँ से चढ़ना शुरू किया, यहाँ तक आए, फिर बोले नहीं भाई बहुत दूर आ गए और ज़रूरत नहीं हमको आगे बढ़नी, यही अपने लिए एक सफिशिएंट है। जितना तक पहुँचे, वो तो बहुत लोग तो उतना तक भी नहीं आ पाए, अपने लिए यही ठीक है, यही हमारा लिमिट है, हम उससे ज़्यादा हमको चाहिए नहीं लाइफ में, वो सेटिस्फाइड हो गए। तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो लोग रिलैक्स करने लगे। वो लोग क्या करने लगे, रिलैक्स करने लगे। वो इस पॉइंट पे आके बोले कि भाई हम लोग रिलैक्स्ड, यहाँ पर मैं रुक गया। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप के लोग, जिनको हम बोलते हैं कि क्लाइंबर्स, जो कि चोटी तक पहुँचते हैं। उन लोग को हम लोग बोलते हैं कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़े। ये लोग क्लाइंबर्स हैं, ये लोग चढ़ते जाएंगे। अगर इससे ऊपर भी चोटी होता ना, इससे ऊपर भी अगर चोटी होता तब भी चढ़ते, क्योंकि ये लोग कभी रिलैक्स नहीं करते। ये लोग हैं एक्सप्लोरर, इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोरर या फिर क्लाइंबर्स। मतलब हमेशा
कोई भी सिचुएशन आए, इन लोगों का दिमाग में यही रहता है कि हमें आगे बढ़ना है। तो हमेशा याद रखिए, ये क्लाइंबर का ही एक्यू लेवल सबसे हाई रहता है और एंटरप्रेन्योर को हमेशा इस क्लाइंबर पोजीशन पे रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योर अगर ये दो पोजीशन में कोई इंसान आता है, इसका एक्यू लेवल, तो फिर वो कभी भी एंटरप्रेन्योर बनने के लायक नहीं है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिला कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसको क्लाइंबर होना पड़ेगा, उसका एडवर्सिटी क्वोशंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके ये जो 4 डायमेंशंस हैं, ये 4 डायमेंशंस में उसके स्कोर बहुत अच्छे होने चाहिए और ये तीनों स्टडी में भी उसका स्कोर बहुत अच्छे होने चाहिए, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, तब भी जाकर वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योर सेल्फ एफिकेसी मतलब एंटरप्रेन्योर का आत्मदक्षता। तो एंटरप्रेन्योर सेल्फ एफिकेसी इन्वॉल्व्स assessing one's ability to perform activities rather than personal qualities such as physical characteristics or psychological characteristics। मीन्स यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर का अपना पर्सनल क्वालिटीज़ को छोड़कर उसका एक्चुअली वो उसका एबिलिटी कितना है कि वो काम को आगे बढ़ा सकता है, वो डिपेंड करता है। मतलब अगर वो खुद काम को नहीं समझता, जिस बिज़नेस में वो जाना चाह रहा है उसको समझता ही नहीं है, खुद काम करने की क्षमता नहीं है इसमें, तो फिर उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको अब एबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए, उसका एबिलिटी होना चाहिए कि मेरे को काम करने की मेरे पास क्षमता होनी चाहिए, मेरे पास दक्षता होनी चाहिए, तभी जाके वो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ सकता है। सो येस, ही कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ one's belief that they are able to successfully perform the role and task of an entrepreneur. People who have high self-efficacy are more desirable to explore their ideas by starting and running new ventures। तो जिसका पास आत्मदक्षता है वही नया वेंचर या फिर नया बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। अगर उसके पास आत्मदक्षता ही नहीं है, मतलब वो कुछ करने के लिए उसके पास ना कोई स्किल्स है, ना वो उतना स्ट्रेंथ है उसके पास करने के लिए, तो फिर वो कैसे बिजनेस करेगा आगे जाकर। उसकी दक्षता ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि मैं मैकेनिक शॉप खोलूँगा, तो उसको मैकेनिक्स का काम आना चाहिए, तभी जाके तो आगे बढ़ेगा। नहीं तो कैसे, उसको मैकेनिक का काम नहीं आता है और शॉप खोल के बैठ जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो पहले सीखना पड़ेगा वो चीज़, वो स्किल्स उसके पास आनी चाहिए, उसके दक्षता होनी चाहिए, समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो बिजनेस कर सकता है। ये हो गया एंटरप्रेन्योर सेल्फ एफिकेसी। अभी हम पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर इंटेंशन। दैट मीन्स एंटरप्रेन्योर इरादा। एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए उसका इरादा भी होना चाहिए। अगर उसका इरादा नहीं है तो फिर वो एंटरप्रेन्योर कैसे होगा। फोर्सफुली तो आप किसी को एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकते ना। तो इंटेंशन इज एन इंडिकेशन ऑफ ए पर्सन्स readiness to perform certain behaviors, and this is regarded as a direct antecedent of a behavior। तो क्या बोल रहा है कि इंटेंशन क्या है कि एक आदमी का रेडीनेस फॉर परफॉर्मिंग सर्टन बिहेवियर्स, कुछ काम करने के लिए उसका रेडीनेस जो है, उसका जो इंडिकेशन है उसको इंटेंशन बोलते हैं। तो ये इंटेंशन क्या हुआ, कोई भी बिहेवियर करने से पहले का स्थिति, मतलब कुछ भी हम अगर व्यवहार में आगे दिखाते हैं, कुछ भी हम दिखाने जा रहे हैं, हमारा कुछ भी एटीट्यूड हम शो करने जा रहे हैं, उससे पहले जो हमारे दिमाग में आता है ना कि हम ये करने वाले हैं, तो वो स्थिति को हम बोलते हैं इंटेंशन। तो एंटरप्रेन्योरल इंटेंशन क्या है, तो एंटरप्रेन्योरल इंटेंशन इज द एबिलिटी टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड मूव इन दैट डायरेक्शन।
तो एंटरप्रेन्योर इंटेंशन क्या है कि एबिलिटी टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मतलब उसका दिमाग में पहले से ही रहना चाहिए कि भाई मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तभी जाके वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अगर उसके दिमाग में नहीं है कि एंटरप्रेन्योर उसको बनना है कि नहीं बनना, तो फिर वो उस डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा, नहीं करेगा। तो एंटरप्रेन्योर इंटेंशन भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप।